पेशे खिदमत है कहानी चार देगें। किसी मुल्क में एक अमीर आदमी रहता था जिसके पास बेशुमार दौलत थी और बड़ी जागीर के साथ साथ पालतू जानवर भी बहुत थे। इस अमीर शख्स के चार बेटे थे। उन बेटों से वो बड़ी मोहब्बत करता था, मगर उसे ये फिक्र भी रहती थी कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मरने के बाद मालो दौलत के बंटवारे में मेरे चारों बेटे एक दूसरे से नाराज हो जाए। इत्तेफाक की बात है कि कुछ दिनों बाद वो अमीर आदमी ऐसा बीमार पड़ा कि जिंदा रहने की उम्मीद कम से कम होती चली गई। इसने तमाम बेटों को अपने पास बुलाया और खास मुलाजिम को हुक्म दिया कि 4 देगों का इंतजाम करे। बेटों को बताया कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो आपस में मिलजुल कर रहना, मेल मिलाप में बड़ी बरकत होती है। मैंने तुम चारों के लिए बहुत कुछ छोड़ा है। मेरी मसहरी के चारों पायों के नीचे एक एक देग गड़ी है जो तुम अपनी अपनी पसंद से ले लेना। फिर चारों बेटों को रुखसत कर दिया और कुछ देर बाद जब देगें आ गईं तो मुलाजिम की मदद से उनमें जो कुछ भरना था वो भरा और चारों पायों के नीचे उन देगों को गाड़ दिया। जब अमीर आदमी को यह एहसास हो गया कि इसकी आखिरी सांसें हैं तो बेटों को फिर अपने पास बुलाया और कहा, प्यारे बेटो, धन दौलत के लिए अक्सर बड़ा खून खराबा होता है। मैंने अपनी पूरी मलकियत 4 हिस्सों में तकसीम कर दी। तुम में से हर एक के हिस्से की देग तुम्हें मिल जाएगी। मेरे लिए तुम सब आंखों के तारे हो। मैं चाहता हूं कि आखिरी सांस लेने से पहले हर एक को अपना हिस्सा मिल जाए। चारों बेटों ने गर्दनें झुका दी और बाप ने सबसे पहले छोटे बेटे को अपनी पसंद का पाया मुंतखब करने को कहा। फिर दूसरे तमाम बेटों ने भी ऐसा ही किया और सब मुतमईन होकर बूढ़े बाप के पलंग ही से लगे बैठे रहे ताकि इसकी प्यार भरी नजरों के सामने रहे। बाप के इंतकाल को इतने दिन बीत गए कि तमाम रस्में अदा हो गईं। 40वें का एहतमाम भी सब बेटों ने मिलकर बड़े शानदार तरीके से किया। दौलत की कमी न थी, खैर खैरात के सिलसिले जारी रहे। आखिर एक दिन सब भाइयों ने फैसला किया कि अपनी अपनी देगों को देखा जाए कि मरहूम ने किसको क्या दिया है। चारों ने अपने अपने हिस्से की देग को निकाला तो इंतहाई हैरत हुई कि एक देग में हीरे और जवाहिर थे, दूसरी सोने से भरी हुई थी, मगर तीसरी और चौथी में कुछ न था सिवाय इसके कि एक में मट्टी भरी हुई थी और दूसरी में सिर्फ हड्डियां थी। जिन बेटों को हीरे जवाहिर और सोने वाली देगें मिली वो तो बहुत खुश नजर आए, जबकि मट्टी और हड्डियों से भरी देगों वाले बड़े रंजीदा रंजीदा और नाराज नाराज दिखाई दिए। उन्होंने ऐसी देगें कबूल करने से इनकार कर दिया और पुरजोर अल्फाज में शिकायत करने लगे कि मरहूम बाप का तो ये कहना था कि मलकियत में सबको सब कुछ बराबर मिलेगा। चूंकि चारों भाई अपने बाप को इंसाफ पसंद और नेक दिल ख्याल करते थे, इसलिए आपस में झगड़ने की बजाय ये मुनासिब समझा कि कोई ऐसा अक्लमंद शख्स तलाश किया जाए जो ये बता सके कि मट्टी वाली और हड्डियों वाली देग लेकर वो क्या पाएंगे। जब तलाश करने के बावजूद कोई न मिला तो सबको ये ख्याल आया कि बादशाह सलामत के दरबार में उनके बाप की बड़ी इज्जत थी, इसलिए बेहतर होगा कि बादशाह के पास जाएं और देखें कि वो इस बारे में क्या कहता है। जिनको बहुत माल मिला था उन्होंने भी यही सोचा कि बादशाह सलामत बड़े अक्लमंद हैं। वैसे भी ये कैसे हो सकता है कि हमारे 2 भाई मलकियत से महरूम रहें? जरूर कोई ना कोई इस बात में हिकमत है जो 2 देगे मालो दौलत के बगैर है। वैसे अब्बा जान ने तो हम सबको अपनी अपनी पसंद का फैसला करने की इजाजत दी थी। अब ये हमारी किस्मत थी कि किसको क्या मिला। चारों भाई पूरी तैयारी करके बादशाह के महल की तरफ चल पड़े। रास्ते में देखा कि एक चहीता शहजादा घोड़े पर सवार कहीं सैरो शिकार को जा रहा है। चारों भाई तेजी से आगे बढ़े और बड़े भाई ने शहजादे से पूछा, मियां शहजादे, हमारे बादशाह सलामत कहाँ तशरीफ रखते हैं? शहजादा बड़ी बेरुखी से बोला, वो महल में मौजूद है मगर कुछ दिमागी खलल है। शहजादा ये कहकर आगे बढ़ गया। चारों भाइयों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ऐसा मेहरबान खुदा तरस और नेक दिल बादशाह भला पागल कैसे हो सकता है। खैर आपस के मशवरे से यह तय किया कि महल तक जाना चाहिए। मुमकिन है शहजादा बाप से खफा हो और इसने हमें टालने के लिए ऐसा कह दिया हो। जब वो दरबार और मुहावजों से इजाजत लेकर महल के अंदर दाखिल हुए तो उनकी मुलाकात शहजादी से हुई जो शाही बाग में अपनी खादमाओं के साथ मौजूद थी। दरियाफ्त करने पर शहजादी ने बताया कि बादशाह अपने दरबार में बैठा है मगर अंधा है। ये बात सुनकर चारों भाइयों को बड़ा अफसोस हुआ और ताज्जुब भी कि शहजादे ने तो बाप को पागल कहा और बेटी अंधा कह रही है, जरूर कुछ दाल में काला है। चारों भाई कई बरस पहले अपने अमीर बाप के साथ महल की एक आलीशान शाही तकरीब में शरीक हुए थे और बादशाह की मलका भी उनको जानती पहचानती थी, इसलिए वो बेधड़क एक खातमा के साथ मलका से मिले जिसने शहजादे और शहजादी की बात से अलग ही एक बात कही कि 12 महीने पहले बादशाह का इंतकाल हो चुका है। चारों भाई मायूस होकर वापस जाने लगे तो मलका ने रोका और बोली, बेशक तुम बादशाह के पास जाओ, वो अपने दरबार में है, लेकिन मेरे लिए तो साल भर पहले मर चुका है। अब चारों भाइयों की जान में जान आई। मलिका ने उन्हें खास खादमा के साथ बादशाह के पास भिजवाया। जब वो दरबार में पहुंचे तो दरबारियों का हजूम न था बल्कि बादशाह अपने एक वजीर से कुछ मशवरा कर रहा था। जैसे ही इसकी नजर चारों पर पड़ी वो पहचान गया कि ये मरहूम दरबारी अमीर के बेटे हैं, इसलिए बादशाह ने बड़ी शफकत भरी नजरों से उनका इस्तकबाल किया और हाथ से करीब आने का इशारा दिया। जब वो चारों बादशाह के सामने पहुंचे तो बादशाह ने वजीर को उनके वालिद की खूबियां बताई और उसकी वफात पर अफसोस का इजहार करने के बाद वजीर के पास वाली जगह पर बैठने को कहा। तब बड़े भाई ने अर्ज किया, बादशाह सलामत, हम एक खास मकसद से आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। बादशाह ने तमाम हाल अहवाल गौर से सुना मगर अपने मुंह से कुछ न कहा बल्कि चंद लम्हों तक खामोशी से सोचता रहा कि आखिर ये माजरा क्या है। चारों भाई इस इंतजार में थे कि बादशाह सलामत क्या फरमाएं।
फरमाते हैं। उन्हें ये तो मालूम था कि बादशाह की अक्लमंदी सारे मुल्क में मशहूर है। अचानक बादशाह की जुबान से अल्फाज निकले, तुम्हारे वालिद ने बहुत अच्छा किया। ये सुनकर उन दो भाइयों के मुंह लटक गए जिनकी देगों में मट्टी और हड्डियों के सिवा कुछ न था। अक्लमंद बादशाह को एहसास हो गया। इसने अपनी बात को बढ़ाते हुए कहा, जिसको हीरे जवाहिर मिले वो इसकी किस्मत, सोना पाने वाले की अपनी तकदीर, लेकिन मट्टी और हड्डियों की देगे पाने वाले भी नुकसान में नहीं। मट्टी का मतलब यह है कि तमाम जमीनों का मालिक ये बेटा होगा, और हड्डियों वाली देग का मतलब यह है कि तमाम घोड़े, ऊंट और दूध देने वाले जानवरों का मालिक हड्डियों की देग वाला होगा। बादशाह ने जो कुछ कहा सब भाइयों ने इस पर खुशी का इजहार किया और बड़े अदब से शुक्रिया अदा करते हुए अर्ज की कि आपका साया हमारे सरों पर कायम रहे, हम आपके खादिम हैं और इंशाअल्लाह मिलजुल कर रहेंगे। रुखसत होते वक्त बड़े भाई को शहजादे, शहजादी और बादशाह की मलिका का ख्याल आया और इसने बादशाह से कहा, अगर आप इजाजत दें तो हम कुछ ऐसी बातें अपनी जबान पर लाएं जिनका ताल्लुक आली जा से है। बादशाह ने जवाब दिया, हाँ हाँ, जो कुछ कहना है जरूर कहो। बड़े भाई ने बताया कि जब हम हुजूर की खिदमत में हाजिर होने को आ रहे थे तो शहजादे से मुलाकात हुई जिसने आपके दिमाग में खलल की बात कही। फिर शहजादी साहिबा से मिले तो उन्होंने आपको नाबीना कहा और मलिका एलिया ने तो आपको, हाँ वो समझती है कि मैं उनके लिए मर गया हूँ। अभी बात पूरी भी ना हुई थी कि बादशाह ने मुस्कुराते हुए बात का बाकी हिस्सा अपनी जुबान से पूरा कर दिया। मगर शहजादे, शहजादी और मलिका ने जो कुछ भी कहा, क्या मैं तुम्हें उन सब बातों का सबब बताऊं? चारों भाइयों ने बड़ी आजिजी से तायीद करते हुए अपने सरों को झुका लिया। तो बादशाह ने बताना शुरू किया, शहजादा अब 18 बरस का होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि तालीम और तरबियत में जो कमी रह गई है वो पूरी हो जाए और इसकी शादी ब्याह के लिए जो कुछ मैं चाहता हूँ 2-3 बरसों में इसका भी इंतजाम कर लूं, तो ये तख्तो ताज इसको सौंप कर अपनी बाकी जिंदगी दरवेशी में गुजार दूं। मगर वो हथेली पर सरसों जमाना चाहता है, यानी जल्दी से इसकी शादी कर दी जाए और राजपाट भी इसके हवाले कर दिया जाए। मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए वो मुझे पागल समझता है। शहजादी का मामला भी मुझे फिक्रमंद रखता है। खैर से वो भी जवान है। मैं तलाश कर रहा हूँ कि कोई ऐसा मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो निस्बत तय हो जाए। इसकी तालीम और तरबियत भी मेरे ख्याल में अभी अधूरी है, मगर ये शायद सोचती है कि बस जल्द अज जल्द शादी हो जाए, इसलिए नाखुश रहती है। वो रोजाना नजर आती है मगर मुंह से कुछ नहीं कहती। ये मेरी किस्मत है। मलिका ने जो कुछ कहा वो इसलिए कि साल भर पहले हम दोनों सैरो तफरीह को भी जाते थे, अक्सर खाना भी खाते और मजे मजे की बातें करते। लेकिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि हमारे मुल्क की खुशहाली और तरक्की के दुश्मनों ने ये बात पसंद न की कि गरीब लोग बड़े जागीरदारों की गुलामी से आजाद हो जाएं। तुम्हें मालूम होगा कि मैंने बेजमीन काश्तकारों को जमीनें देकर यह हौसला दिया कि आज वो अपने खेतों और बागों के मालिक हैं, कितनी अच्छी फसलें उगा रहे हैं। जागीरदारों का गिरोह उनको तरह तरह से डरा धमका रहा है। रोजाना बेशुमार शिकायतें और फरियादें सुनता हूँ। मैं जब तक मजलूमों को जुल्म सितम से आजाद न करा लूं चैन से नहीं बैठूंगा। हर वक्त इसी जगह मौजूद रहता हूँ ताकि कोई फरियादी और कोई बेसहारा मायूस न जाए। बेशक मलिका को मेरी कमी महसूस होती होगी, मगर उसे सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला ने मुझे ये ताजो तख्त ऐश करने को नहीं दिया। जब तक सारे लोग सुखी ना हो जाए मेरा सुख किस काम का। बादशाह सलामत ये कहकर खामोश हो गए और चारों भाइयों को भी एहसास हो गया कि वाकई उनके मुल्क का बादशाह बड़ा नेक दिल और अक्लमंद है। सब ने अदब से रुखसत होने की इजाजत मांगी। बादशाह ने दुआएं देते हुए कहा, तुम सब मेरी नसीहत याद रखना कि एक रहो और नेक रहो। कारसाज़े हकीकी तुम्हें शादो आबाद रखे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।